दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस चैनल में जिसका नाम है ऑल हिट एग्ज़ाम। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जीएस से संबंधित ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपको ट्रिक से समझाए जाएंगे। और इस वीडियो में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान को शामिल किया गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जनरल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कि आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों आ जाता है। और ट्रिक के साथ अगर किसी भी चीज़ को याद किया जाए तो वो बहुत लंबे समय तक दिमाग में रहता है और बहुत ही ज़्यादा कारगर होता है हमारे सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं को देने के लिए। तो दोस्तों ये वीडियो होगा आपका जीएस का और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ट्रिक के साथ किस तरीके से याद किया जाता है। तो दोस्तों देरी ना करते हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, पहला पार्ट है आपका भौतिक विज्ञान का और भौतिक विज्ञान में आपका पहला प्रश्न है एसआई पद्धति में मूल मात्रक क्या होता है और एसआई पद्धति में मूल मात्रकों को किस तरीके से ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। तो देखिए हमारा जो ट्रिक है वो ट्रिक है ज्वाला 10 ताप। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ज्वाला 10 ताप ये ट्रिक है एसआई पद्धति में मूल मात्रकों को याद करने का। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एसआई पद्धति में मूल मात्रक जो होते हैं वो टोटल 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7। अब ये सातों कौन कौन से हैं? पहला है आपका ज्व, यानी ज्व से क्या होता है? ज्योति तीव्रता। दूसरा है आपका व से क्या होता है? आपका विद्युत धारा। तीसरा है आपका ला से क्या होता है? आपका लंबाई। चौथा है आपका दो से क्या होता है? आपका द्रव्यमान। और से आपका होता है समय। और ता से होता है ताप। और प से होता है परिमाप। तो दोस्तों ये टोटल 7 हैं एसआई पद्धति में मूल मात्रक। और अब इनका व्याख्या देख लेते हैं कि किस तरीके से ट्रिक जो आपका है ज्वाला 10 ताप, इसका व्याख्या क्या होगा और इसको और डिटेल में समझ लेते हैं। तो दोस्तों अभी तक आप लोगों ने देखा ये था आपका ट्रिक, और ट्रिक के बाद हम व्याख्या देख लेते हैं। भौतिक विज्ञान प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें द्रव्य मैटर तथा ऊर्जा एनर्जी और उसकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन होता है। किसी राशि के मापन के निर्देश मानक को मात्रक या यूनिट कहते हैं। एसआई पद्धति में मूल मात्रकों की संख्या 7 होती है जो निम्न प्रकार से है। पहला लंबाई, दूसरा द्रव्यमान, तीसरा समय, चौथा ताप, पांचवां विद्युत धारा, छठवां ज्योति तीव्रता और सातवां आपका पदार्थ का परिमाण या मोल। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने ज्वाला 10 ताप जो आपको ट्रिक बताया था उस तरीके से आप इस एसआई पद्धति में मूल मात्रकों जो टोटल 7 होते हैं उसको याद कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न है आपका एसआई पद्धति में संपूरक मूल मात्रक। तो दोस्तों एसआई पद्धति में संपूरक मूल मात्रकों को याद करने का क्या ट्रिक है? ये ट्रिक आप देखिए समघन जो है ये एसआई पद्धति में संपूरक मूल मात्रकों को याद करने का ट्रिक है समघन। सम मतलब होता है समतल कोण और घन मतलब होता है घन कोण। अब इसको एसआई पद्धति में संपूरक मूल मात्रक समतल कोण रेड होता है और घन कोण जो होता है वो आपका एसआर होता है। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि एसआई पद्धति में संपूरक मूल मात्रकों को किस तरीके से ट्रिक के माध्यम से याद किया जाएगा। तीसरा प्रश्न है आपका प्रमुख सदिश राशियां। तो दोस्तों भौतिक विज्ञान में प्रमुख सदिश राशियों को किस तरीके से ट्रिक के माध्यम से याद किया जाएगा उसको देख लेते हैं। प्रमुख सदिश राशियों को याद करने का ट्रिक है बविताव। और बविताव को किस तरीके से याद करेंगे? ब से होता है आपका बल, वी से होता है विस्थापन, त से होता है त्वरण और व से होता है वेग। तो दोस्तों बविताव जो है आपका ये सदिश राशियों का ट्रिक है और इसकी व्याख्या देख लेते हैं। वैसी भौतिक राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी रहती है और जो योग के निश्चित नियमों के अनुसार जोड़ी जाती है उन्हें सदिश राशि या वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। अब सदिश राशियां कौन कौन सी होती हैं? जैसे कि वेग है, विस्थापन है, बल है, त्वरण है आदि, ये सब क्या हैं? सदिश राशियां हैं। आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा सदिश राशि और अदिश राशि। तो ये सदिश राशियों को याद करने का ट्रिक है। दोस्तों चौथा है आपका प्रमुख अदिश राशियां। इसके पहले हम लोगों ने तीसरे प्रश्न में सदिश राशियों को याद करने का ट्रिक देखा है। अब देखते हैं अदिश राशियों को याद करने का ट्रिक। अब अदिश राशियों को याद करने का ट्रिक है आपका चांद उषा का आधा दांत टूट गया। चांद उषा का आधा दांत टूट गया
अब इसका व्याख्या करेंगे तो और अच्छे से स्पष्ट हो जाएगा। चा से होता है आपका चाल, दौ से होता है दाब, ऊ से होता है ऊर्जा और सा से होता है समय। का से होता है कार्य, आ से होता है आयतन, धा से होता है विद्युत धारा, दा से होता है द्रव्यमान और तौ से होता है ताप। टूट गया जो है ये यहाँ पे जोड़ा गया है केवल याद करने के लिए। टूट गया का मतलब कुछ नहीं है, बस यहाँ पे याद करने के लिए जो ट्रिक बनाया गया है उसको याद करने के लिए यहाँ पर बनाया गया था। अब दोस्तों वैसी भौतिक राशि जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है, उसे अदिश राशि कहते हैं या फिर स्केलर क्वांटिटी कहा जाता है। जैसे द्रव्यमान, चाल, आयतन, कार्य, समय, ऊर्जा, विद्युत धारा, ताप, दाब, ये सब क्या है? अदिश राशियां हैं। दोस्तों पांचवा है आपका जी का मान। जी क्या होता है सभी जानते होंगे, फिजिक्स में, भौतिक विज्ञान में जी होता है आपका गुरुत्वाकर्षण। और जी का मान क्या होता है इसको याद करने का जो ट्रिक है वो आपका है धुआवीना। धुआवीना। अब धुआवीना का मतलब क्या होगा? धु का मतलब होता है ध्रुव, आ का मतलब है अधिकतम, वी का मतलब है विषुवत रेखा और ना का मतलब है न्यूनतम। तो धुआवीना का मतलब हो जाएगा आपका ध्रुव, अधिकतम, विषुवत रेखा और न्यूनतम। अब कैसे होगा व्याख्या देख लीजिए। ग्रेविटी या गुरुत्व, गुरुत्वाकर्षण बल वह बल है जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है। इस बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है उसे गुरुत्व जनित त्वरण या जी कहते हैं, जिसका मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान घटता है। अर्थात पृथ्वी की सतह से या तो ऊपर जाएंगे या फिर पृथ्वी की सतह से नीचे जाएंगे तो जी का मान घटता है। पृथ्वी के ध्रुव पोल पर जी का मान अधिकतम तथा विषुवत रेखा पर इसका मान न्यूनतम होता है। तो दोस्तों जी का मान याद करने का ट्रिक आप लोग समझ गए होंगे। छठवां प्रश्न है आपका लिफ्ट में पिंड का भार। अब दोस्तों लिफ्ट में पिंड का भार इसको कैसे याद करेंगे फिजिक्स में? तो इसका ट्रिक है उबनीघ। उबनीघ मतलब होता है, अब इसको कैसे देखेंगे? उबनीघ इसका ट्रिक है। अब उबनीघ मतलब क्या होगा? ऊ से होगा आपका ऊपर, ब से होगा बढ़ा हुआ, नी से होगा नीचे और घ से होगा घटा हुआ। तो उबनीघ जो है, उबनीघ ये आपका लिफ्ट में पिंड का भार याद करने का ट्रिक है। और इसकी व्याख्या देख लीजिए और स्पष्ट हो जाएगा। जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थिति पिंड का भार बढ़ा हुआ तथा जब लिफ्ट नीचे की ओर आ जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार घटा हुआ प्रतीत होता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उबनीव जो इसका ट्रिक है लिफ्ट में पिंड का भार याद करने के लिए, यानी कि जब ऊपर होगा तो भार बढ़ेगा और जब नीचे होगा तो भार घटेगा। सातवां प्रश्न है आपका विद्युत चुंबकीय तरंगें। अब विद्युत चुंबकीय तरंगों को याद करने का ट्रिक कैसे है? इसका ट्रिक है आपका गाये पद अदल। गाये पद अदल जो है ये आपका ट्रिक होगा विद्युत चुंबकीय तरंगों को याद करने का। अब गाये पद अदल का व्याख्या करेंगे तो गा का मतलब होता है गामा किरणें, ए का मतलब होता है एक्स किरणें, प का मतलब होता है परावैंगनी किरणें, द का मतलब होता है दृश्य विकिरण, अ का मतलब होता है अवरक्त किरणें, द का मतलब होता है दीर्घ रेडियो तरंगें, ल का मतलब होता है लघु रेडियो तरंगें। अब दोस्तों गाये पद अदल जो है विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं और गाये पद अदल का मतलब है गामा किरणें, एक्स किरणें, परावैंगनी किरणें, दृश्य विकिरण, अवरक्त विकिरण, दीर्घ रेडियो तरंगें और लघु रेडियो तरंगें, ये सब क्या हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। दोस्तों इसका व्याख्या है, व्याख्या वैसी तरंगे जिसके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है अर्थात तरंगे निर्वात में भी संचरित हो सकती हैं, उन्हें विद्युत चुंबकीय तरंगे या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। अब ये क्या होते हैं? जैसे गामा किरणें, एक्स किरणें, परावैंगनी किरणें, दृश्य विकिरण, अवरक्त विकिरण, लघु रेडियो तरंगें, दीर्घ रेडियो तरंगें, कैथोड किरणें, कैनाल किरणें, अल्फा किरणें, बीटा किरणें, ध्वनि तरंगें, पराश्रव्य तरंगें आदि तरंगें जो हैं ये सभी के सभी विद्युत चुंबकीय नहीं हैं। आठवां प्रश्न है आपका ध्वनि की चाल घटते क्रम में। अब दोस्तों ध्वनि की चाल को घटते क्रम में किस तरीके से याद करेंगे? तो इसका ट्रिक होता है ठदग। ठदग का मतलब क्या होगा?
ठ से आपका ठोस हो जाएगा, ठ से ठोस हो जाएगा, द से द्रव हो जाएगा और ग से गैस हो जाएगा। अर्थात ध्वनि की चाल जो होती है वो ठोस, द्रव, गैस। तो दोस्तों यानी कि ठोस में आपकी ध्वनि की चाल जो है वो सबसे अधिक होगी, उसके बाद द्रव में उससे कम और गैस में उससे कम होगी। क्योंकि इसकी व्याख्या देख लेते हैं। विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल भिन्न भिन्न होती है। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल मुख्यतः माध्यम की प्रत्यास्थता तथा घनत्व पर निर्भर करती है। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती। ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में होती है, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में होती है। अर्थात सबसे अधिक ध्वनि की चाल जो होगी वो आपका ठोस में होगा, उसके बाद द्रव में होगा और उसके बाद गैस में होगा सबसे कम। 9वां प्रश्न है आपका, प्रकाश की चाल बढ़ते क्रम में। तो दोस्तों प्रकाश की चाल बढ़ते क्रम में इसको कैसे याद करेंगे, इसका ट्रिक है नीका जरना। नीका जरना। अब नीका जरना का मतलब क्या होगा, नी से आपका निर्वात, का से आपका कांच, ज से आपका जल, र से आपका रॉक साल्ट और ना से आपका नायलॉन। तो दोस्तों प्रकाश की जो चाल है वो किस तरीके से बढ़ते क्रम में है, तो अर्थात प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा जो होती है वो आपका निर्वात में होती है। अब इसको व्याख्या देख लेते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचारित होती है। प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। वायु तथा निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। प्रमुख माध्यमों में प्रकाश की चाल किस प्रकार होती है इसको देख लेते हैं। यानी कि निर्वात में जो प्रकाश की चाल होगी वह 3 × 10 मीटर प्रति सेकेंड होगा। कांच में 2 × 10 मीटर प्रति सेकेंड, जल में 2.25 × 10 मीटर प्रति सेकेंड, रॉक साल्ट में 1.96, नायलॉन में आपका 1.968 मीटर प्रति सेकेंड आपका होता है। तो इस प्रकार से प्रकाश की चाल को बढ़ते क्रम में किस तरीके से याद करेंगे, नीका जरना अर्थात निर्वात, कांच, जल, रॉक साल्ट और नायलॉन। 10वां प्रश्न है प्राथमिक रंग। अब दोस्तों प्राथमिक रंगों को याद करने का ट्रिक क्या है, फिजिक्स में, भौतिक विज्ञान में ट्रिक देख लीजिए। लाहनी। लाहनी का मतलब क्या होगा, ला से लाल, ह से हरा, नी से नीला, ये प्राथमिक रंग होते हैं। अर्थात इसकी व्याख्या देख लीजिए। लाल, हरा एवं नीला को प्राथमिक रंग, प्राइमरी कलर कहा जाता है। पीला, मैजेंटा एवं पीकॉक नीला को द्वितीयक रंग यानी कि सेकेंडरी कलर भी कहते हैं। जैसे लाल और नीला मैजेंटा हो जाएगा, हरा और नीला पीकॉक नीला हो जाएगा, लाल और हरा आपका पीला हो जाता है। जब दो रंग परस्पर मिलने से श्वेत प्रकाश उत्पन्न करते हैं तो उन्हें पूरक रंग या कॉम्प्लीमेंट्री कलर कहते हैं। जैसे लाल और पीकॉक नीला को मिलाएंगे तो सफ़ेद बनेगा, और हरा प्लस मैजेंटा को मिलाएंगे तो सफ़ेद बनेगा, और नीला और पीला को मिलाएंगे तो सफ़ेद बनेगा। लाल प्लस हरा प्लस नीला को मिलाएंगे तो सफ़ेद बनेगा। रंगीन टेलीविज़न में प्राथमिक रंग जो होता है वो लाल, हरा और नीले का ही प्रयोग किया जाता है। यानी कि आपका जो कलर टीवी होता है उसमें लाल, नीले और हरे रंग का ही इस्तेमाल किया जाता है और यही प्राथमिक रंग होते हैं। 11वां प्रश्न है वर्ण विक्षेपण के रंग को किस तरीके से याद करेंगे। तो दोस्तों वर्ण विक्षेपण के रंग नीचे से ऊपर की ओर किस तरह से क्रम में होगा, इसका ट्रिक है याद करने का बैनी आई पिनाला। बैनी आई पिनाला इसका ट्रिक होगा नीचे से ऊपर की ओर वर्ण विक्षेपण के जो रंग होते हैं वो किस तरीके से होंगे। तो देख लीजिए, बै से होता है बैगनी, नी से होता है नीला, आ से होता है आसमानी, ह से होता है हरा, पी से होता है पीला, ना से होता है नारंगी और ला से होता है आपका लाल। यानी कि ये जो है आपका नीचे से ऊपर की ओर जो इनका क्रम है वो वर्ण विक्षेपण का रंग है। अब जब कोई प्रकाश किरण प्रिज्म में से गुजरती है तो वह अपने मार्ग से विचलित होकर प्रिज्म के आधार की ओर झुक जाती है। यदि वह किरणें सूर्य के श्वेत प्रकाश की ओर है तो झुकने के साथ साथ विभिन्न रंगों की किरणों में भी विभाजित हो जाती है। इस प्रकार से उत्पन्न विभिन्न रंगों के समूह को वर्ण क्रम या स्पेक्ट्रम कहते हैं। श्वेत प्रकाश के अपने अवयवी रंगों में विभक्त होने की क्रिया को वर्ण विक्षेपण या डिस्पर्जन कहते हैं। इंद्रधनुष वर्ण विक्षेपण का ही एक उदाहरण है। जो आप लोगों ने देखा होगा, आसमान में जो इंद्रधनुष बनता है वो वर्ण विक्षेपणों के द्वारा ही बनता है। वर्ण विक्षेपण के रंगों को अंग्रेजी के प्रथम अक्षरों से बने शब्द जैसे विबग्योर, वी से होता है वायलट,
आई से होता है इंडिगो, और बी से होता है ब्लू, और जी से होता है ग्रीन, और वाई से होता है येलो, ओ से होता है ऑरेंज, और आर से होता है रेड। तो दोस्तों इस प्रकार से विबग्योर अगर आप याद करते हैं तो ये आपका इंद्रधनुष से जो बनता है वो उनका क्रम होता है विबग्योर, अर्थात बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल। ये जो है याद करने का उनका ट्रिक है विबग्योर। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा जो विक्षेपण होता है वो आपका किस में होता है? बैगनी रंग में। 12वां प्रश्न है मानव दृष्टि दोष। तो दोस्तों मानव दृष्टि दोष जो है वो किस तरीके से इसको याद करेंगे? इसका ट्रिक होता है निकट, अवतल, दूर, उत्तल। यानी कि जो निकट की अगर दूरी है तो वो क्या होगा? आपका अवतल होगा, और दूर जो है वो उत्तल होगा। निकट का मतलब निकट दृष्टि दोष, तो निकट दृष्टि दोष होगा तो क्या होगा? अवतल लेंस होगा, और दूर दृष्टि दोष होगा तो आपका उत्तल लेंस होगा। अभी मानव नेत्र की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। निकट दृष्टि दोष जो होता है वो मायोपिया से ग्रसित व्यक्ति नज़दीक की वस्तु को देख लेता है परंतु दूर स्थित वस्तु को नहीं देख पाता। इस दोष के निवारण के लिए उपयुक्त फोकस दूरी के अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और दूर दृष्टि दोष यानी कि हाइपरमेट्रोपिया से ग्रसित व्यक्ति को दूर की वस्तु दिखलाई पड़ती है लेकिन निकट की वस्तु दिखलाई नहीं पड़ती है। इस दोष के निवारण के लिए उपयुक्त फोकस दूरी के उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। जरा दृष्टि दोष यानी कि प्रेसबियोपिया वृद्धावस्था में होता है। वृद्धावस्था के कारण आँख की सामंजस्य क्षमता घट जाती है या समाप्त हो जाती है, जिसके कारण व्यक्ति न तो दूर की वस्तु को देख पाता है और न ही निकट की वस्तु को देख पाता है। इस दोष के निवारण के लिए द्विफोकसी लेंस यानी कि उभयातल लेंस या बाईफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों आप लोगों ने समझ गए होंगे कि नज़दीक के लिए क्या होता है अवतल लेंस और दूर के लिए क्या होता है आपका उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। 13वां प्रश्न है आपका ताप मापने के पैमाने। तो दोस्तों ताप मापने के जो पैमाने हैं उसका ट्रिक क्या होगा? फांसी रोको। ताप मापने के पैमाने का ट्रिक है फांसी रोको। अब फांसी रोको को डिटेल कर लेते हैं। फा से होता है फ़ारेनहाइट पैमाना, सी से होता है सेल्सियस पैमाना, रो से होता है रोमर पैमाना और को से होता है आपका केल्विन पैमाना। ताप मापने के लिए जो उपकरण प्रयोग में लाया जाता है उसे ताप मापी कहते हैं। कुछ प्रमुख ताप पैमाने निम्नवत होते हैं जैसे सेल्सियस पैमाना, फ़ारेनहाइट पैमाना, रोमर पैमाना, केल्विन पैमाना आदि। ये सब सारे क्या हैं? ताप मापने के, टेम्परेचर नापने के ये पैमाने होते हैं। अगला है आपका 14वां ध्वनि के लक्षण। तो दोस्तों ध्वनि के लक्षण को याद करने का क्या ट्रिक होगा? ध्वनि के लक्षण को याद करने का ट्रिक है तीता गुण। तीता गुण। ती से होता है तीव्रता, ता से होता है तारत्व, गु से होता है गुणता। यानी कि तीता गुण जो होता है वो आपका ध्वनि के लक्षण होते हैं। ध्वनि के मुख्यतः 3 लक्षण होते हैं: तीव्रता, इंटेंसिटी, तारत्व, पिच तथा गुणता, क्वालिटी। ये क्या है? ध्वनि के लक्षण होते हैं। 15वां और आखिरी होगा आपका भौतिक विज्ञान में संतुलन के प्रकार। तो दोस्तों संतुलन के प्रकार को किस तरीके से याद करेंगे? इसका ट्रिक है स अ उ। स अ उ। स अ उ का मतलब क्या होगा? स से होता है अस्थाई, अ से होगा अस्थाई, उ का मतलब होगा उदासीन। अर्थात संतुलन क्या होगा? अस्थाई होगा, अस्थाई होगा या फिर उदासीन होगा। तो इसका व्याख्या देख लीजिए। संतुलन 3 प्रकार के होते हैं, पहला अस्थाई, दूसरा अस्थाई और तीसरा उदासीन। तो इस प्रकार से आपका संतुलन के प्रकार को याद करने का ट्रिक यहीं पर समाप्त होता है और इसके साथ ही भौतिक विज्ञान के बेहद महत्वपूर्ण 15 प्रश्नों को हमने शामिल किया था इसमें, और वो भी ट्रिक के साथ। अब बढ़ते हैं अगले सब्जेक्ट की ओर जो कि है आपका जीएस के अंतर्गत आता है रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री। अब दोस्तों रसायन विज्ञान के बेहद महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग ट्रिक के साथ देख लेते हैं। 16वां प्रश्न है इस वीडियो में और पहला प्रश्न होगा रसायन विज्ञान का मूल कणों के खोजकर्ता। तो दोस्तों मूल कणों के खोजकर्ता को किस तरीके से याद करेंगे वो भी ट्रिक के साथ। तो इसका ट्रिक होता है पग नच इत। पग नच इत का मतलब क्या होगा? अब इसको डिटेल में देख लीजिए। प से होता है प्रोटॉन, ग से होता है गोल्डस्टीन, नौ से होता है न्यूट्रॉन, चौ से होता है चैडविक और ई से होता है इलेक्ट्रॉन और थ से होता है आपका थॉमसन। परमाणु वे सूक्ष्मतम कण हैं जो रासायनिक क्रिया में भाग ले सकते हैं परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहते। परमाणु मुख्यतः 3 मूल कणों इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है।
परमाणु के केंद्र में एक नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन रहते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने तथा इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन के द्वारा किया गया था। 17वां प्रश्न है और केमिस्ट्री का दूसरा प्रश्न होगा प्रमुख गैसों के आविष्कारक। तो दोस्तों अब प्रमुख गैसों के जो खोजकर्ता हैं, आविष्कारक हैं, उनको ट्रिक के माध्यम से कैसे याद करेंगे, उसका ट्रिक है आपका नर आप हक हीर। नर आप हक हीर को कैसे याद करेंगे? न का मतलब होता है नाइट्रोजन गैस, र का मतलब होगा आपका रदरफोर्ड, आ का होगा ऑक्सीजन गैस, प का मतलब होगा प्रिस्टले, ह का मतलब होगा हाइड्रोजन और क का मतलब होगा कैवेंडिश, ही का मतलब होगा हीलियम और रे का मतलब होगा रेमजे। तो यानी कि नाइट्रोजन की खोज आपका रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था, ऑक्सीजन की खोज आपका प्रिस्टले के द्वारा, हाइड्रोजन की खोज आपका कैवेंडिश के द्वारा और हीलियम की खोज आपका रेमजे के द्वारा किया गया था। नाइट्रोजन गैस का आविष्कार डेनियल रदरफोर्ड ने, ऑक्सीजन गैस का आविष्कार जे प्रिस्टले ने, हाइड्रोजन गैस का आविष्कार कैवेंडिश ने तथा आर्गन, नियान, हीलियम जैसी निष्क्रिय गैसों का आविष्कार डब्ल्यू रेमजे के द्वारा किया गया था। 18वां प्रश्न है और केमिस्ट्री का तीसरा प्रश्न होगा अक्रिय गैस। तो दोस्तों अक्रिय गैसों को याद करने का ट्रिक क्या है? हीनिया क्रिजरे, हीनिया क्रिजरे, ही से होगा हीलियम, नी से होगा नियान, आ से होगा आर्गन और क्री से होगा क्रिप्टान, जी से होगा जिनान और रे से होगा आपका रेडान। तो हीनिया क्रिजरे का मतलब हो जाएगा आपका हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टान, जिनान और रेडान। ये सभी क्या हैं? अक्रिय गैसें हैं। आवर्त सारणी में शून्य वर्ग में 6 तत्व होते हैं, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टान, जिनान और रेडान। ये सभी तत्व रासायनिक रूप से निष्क्रिय होते हैं। इन तत्वों को अक्रिय गैस, इनर्ट गैसेज या उत्कृष्ट गैसें, नोबल गैसें भी कहा जाता है। 19 नंबर पर जो प्रश्न है पीएच का मान। तो दोस्तों पीएच के मान को किस तरीके से याद करते हैं केमिस्ट्री में, उसका ट्रिक होता है क्षारीय बड़ा है 7 से और बड़ा है अम्ल से, यानी कि 7 से कम होगा अम्लीय विलयन और 7 से अधिक होगा क्षारीय विलयन। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पीएच में पी सूचक होता है, पुषांश या पोडेंज होता है जो एक जर्मन शब्द है। पुषांश पोडेंज जो है एक जर्मन शब्द है और इसका अर्थ होता है शक्ति। हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी उसका पीएच उतना ही कम होगा। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि किसी विलयन में हाइड्रोजन आयनों के सांद्रण के व्युत्क्रम के लघुगणक को उस विलयन का पीएच कहते हैं। किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम होने पर वह विलयन अम्लीय होता है और पीएच का मान अगर 7 से अधिक है तो वह विलयन क्या होगा? क्षारीय होगा। 20वां प्रश्न है क्षार की उपस्थिति। अब कैसे पता करेंगे क्षार की उपस्थिति कैसे होती है और क्षार की उपस्थिति को याद करने का ट्रिक क्या है? चाकय काकय सीनी, चाकय काकय सीनी, यानी कि चा से आपका चाय, कै से आपका कैफीन, का मतलब कॉफ़ी और कै का मतलब कैफीन, सी का मतलब सिगरेट और नी का मतलब निकोटीन। यानी कि चाय में भी कैफीन होता है, कॉफ़ी में भी कैफीन होता है, सिगरेट में निकोटीन होता है। चाय में कैफीन, कॉफ़ी में कैफीन तथा सिगरेट में निकोटीन पाया जाता है। ये क्षार को याद करने का ट्रिक है। 21वां प्रश्न है अम्ल की उपस्थिति। इसके पहले हम लोगों ने क्षार की उपस्थिति को देखा है, अब अम्ल की उपस्थिति को देखते हैं। अम्ल की उपस्थिति को याद करने का ट्रिक होता है सीए दल निशा आए ईटा सेम घिब पाओ, सीए दल निशा आए ईटा सेम घिब पाओ। सी से होगा सिरका, ए से होगा एसिटिक अम्ल, द से होगा दही, ल से होगा लैक्टिक अम्ल, नी से होगा नींबू और सा से होगा साइट्रिक अम्ल, आ से होगा आंवला और ए से होगा एस्कार्बिक अम्ल, ई से होगा आपका इमली, आ से होगा टार्टरिक अम्ल, से होगा सेब, मौ से होगा मैलिक अम्ल और घी से होगा आपका घी, बौ से होगा ब्यूटरिक अम्ल, पा से होगा आपका पालक और ओ से होगा आपका ऑक्जेलिक अम्ल। क्या है? सिरका में एसिटिक अम्ल, दही व खट्टे दूध में लैक्टिक अम्ल, नींबू व संतरा में साइट्रिक अम्ल, आंवला व सिट्रस फल में एस्कार्बिक अम्ल, इमली व अंगूर में टार्टरिक अम्ल, सेब व अंगूर में मैलिक अम्ल, घी व मक्खन में ब्यूटेरिक अम्ल तथा टमाटर व पालक में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। 22वां प्रश्न है मिश्र धातु पीतल। तो दोस्तों मिश्र धातु पीतल को याद करने का ट्रिक क्या है? ताज पीतल,
ता से आपका तांबा हो जाएगा, ज से आपका जस्ता हो जाएगा, पी से आपका पीतल हो जाएगा। जैसे किसी धातु का किसी अन्य धातु या अधातु के साथ मिश्रण मिश्र धातु कहलाता है। मिश्र धातुओं के गुण उनके घटकों के गुणों से भिन्न होते हैं जिनसे मिलकर मिश्र धातुएं बनी हैं। तांबा Cu तथा जस्ता Zn को मिलाकर पीतल ब्रास बनाया जाता है। इसका उपयोग बर्तन बनाने में किया जाता है। तो दोस्तों मिश्र धातु क्या होता है, जो दो उसमें चीज़ें मिला करके तीसरी चीज़ें बनाया जाए वो आपका मिश्र धातु हो जाएगा। अब दोस्तों मिश्र धातु कांसा कैसे बनेगा, इसका ट्रिक है तट कांसा। तौ से तांबा, टौ से टीन और का से कांसा, यानी कि तांबा और टीना मिलकर कांसा बनता है। कांसा ब्रॉन्ज होता है, तांबा Cu होता है तथा टीन Sn को मिलाकर बनाया, यानी कि कांसा जो है आपका तांबा और टीन को मिलाकर बनाया जाता है। इसका उपयोग सिक्का, घंटी, मूर्ति व बर्तन बनाने में किया जाता है। कांसा का प्रयोग मुख्यतः आपका सिक्का बनाने में ज़्यादातर किया जाता है। ये जो सिक्का जो होता है, यानी कि जो सिक्का हम लोग इस्तेमाल करते हैं रुपये के रूप में, इंडियन रुपीज़ में, करेंसी में, वो आपका सिक्का जो होता है वो ब्रॉन्ज का होता है, कांसा का होता है। 24वां प्रश्न है मिश्र धातु जर्मन सिल्वर। इसका ट्रिक क्या है, ताजनी जर्मन सिल्वर, यानी ता से तांबा, ज से जस्ता और नी से निकेल। तो दोस्तों तांबा, जस्ता, निकेल मिलाकर आपका जर्मन सिल्वर बनता है। जर्मन सिल्वर जो होता है वो आपका तांबा, जस्ता, निकेल को मिलाकर बनाया जाता है। इसका उपयोग जेवर, बर्तन तथा मूर्ति बनाने में, यानी कि आपका जर्मन सिल्वर का प्रयोग ज़्यादातर जेवर जो होते हैं, जो गहने होते हैं, आभूषण होते हैं, उसको बनाने में किया जाता है। मिश्र धातु टांका। टांका का प्रयोग कैसे किया जाता है, टीसी टांका, यानी कि टी से टीन और सी से सीसा। टीन और सीसा मिलाकर आपका टांका बनता है। और टांका जो होता है वो सोल्डर होता है, यानी जो टांका होता है ना, सोल्डर, जिसे सोल्डिंग की जाती है। सोल्डर टीन आपका सोल्डर जो होता है टीन तथा सीसा को मिला करके बनाया जाता है। इसका उपयोग जोड़ों में टांका लगाने में किया जाता है, यानी कि जोड़ों में जो टांका लगाया जाता है उसमें का टांका का प्रयोग किया जाता है, यानी कि टीन और सीसे का। 26वां प्रश्न है मिश्र धातु रोल्ड गोल्ड। तो दोस्तों मिश्र धातु रोल्ड गोल्ड कैसे बनेगा, इसका ट्रिक है ताए रोल्ड गोल्ड, यानी कि ता से तांबा और ए से एल्यूमिनियम और तांबा और एल्यूमिनियम को मिला करके रोल्ड गोल्ड बनता है। रोल्ड गोल्ड जो होता है वो आपका तांबा और एल्यूमिनियम को मिलाकर बनाया जाता है। इसका उपयोग सस्ते आभूषण बनाने में किया जाता है। 27वां प्रश्न है मिश्र धातु गन मेटल। अब गन मेटल को याद करने का ट्रिक क्या है, ताजटी गन, यानी ता से तांबा, ज से जस्ता और टी से टीन। तो ताजटी आपका हो जाएगा तांबा, जस्ता, टीन, और गन हो जाएगा आपका गन मेटल। तो दोस्तों गन मेटल जो होता है वो तांबा, जस्ता, टीन को मिलाकर के बनाया जाता है। इसका उपयोग तोप, गियर व बेयरिंग बनाने में ज़्यादातर किया जाता है। तोप जो होता है वो आप सभी जानते होंगे कि यह तोप जो होता है वो चलाने के लिए किया जाता है, जिसका उपयोग युद्ध में किया जाता है। 28वां प्रश्न है मिश्र धातु डेल्टा मेटल। अब मिश्र धातु डेल्टा मेटल कैसे बनेगा, इसका ट्रिक है ताज लो डेल्टा। ता से तांबा, ज से जस्ता, लो से लोहा। तांबा, जस्ता, लोहा मिलाकर आपका डेल्टा मेटल बनता है। डेल्टा मेटल आपका तांबा, जस्ता, लोहा को मिलाकर बनाया जाता है। इसका उपयोग जहाज के पंखा बनाने में किया जाता है, यानी कि जो जहाज का पंखा होता है, जो जिससे कि जहाज उड़ता है आसमान में, तो वो जहाज का जो पंखा होता है वो आपका डेल्टा मेटल से बना जाता है। और डेल्टा मेटल कैसे बनता है, तांबा, जस्ता और लोहा को मिला करके। 29वां प्रश्न है मिश्र धातु डच मेटल। अब डच मेटल कैसे बनेगा, इसका ट्रिक है ताज डच, यानी कि ता से तांबा, ज से जस्ता और डच मतलब डच मेटल। तो दोस्तों ताज डच जो है, यानी कि तांबा, जस्ता मिला करके डच मेटल बनाया जाता है। डच मेटल आपका तांबा, जस्ता को मिलाकर बनाया जाता है। इसका प्रयोग सस्ते आभूषण बनाने में किया जाता है, डच मेटल का प्रयोग। 30वां प्रश्न है मिश्र धातु रोज मेटल। अब रोज मेटल कैसे बनता है, बी सिटी रोज, यानी कि बी से आपका बिस्मथ हो जाएगा, सी से आपका सीसा हो जाएगा, टी से आपका टीन हो जाएगा और रोज से आपका रोज मेटल हो जाएगा, यानी कि बिस्मथ, सीसा और टीन मिला करके रोज मेटल बनता है। और रोज मेटल आपका जो है इसका प्रयोग स्वचालित फ्यूज बनाने में किया जाता है, यानी कि जो फ्यूज होते हैं ना, फ्यूज बार, उसको बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपके केमिस्ट्री के बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न ट्रिक के साथ कंप्लीट हुए। अब बढ़ते हैं तीसरे पार्ट की ओर, जो कि है जीएस के अंतर्गत आता है आपका जीव विज्ञान, यानी कि बायोलॉजी। अब दोस्तों अगला जो पार्ट है वो आपका जीव विज्ञान का है, और जीव विज्ञान के बेहद महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों को हमने शामिल किया है, वो भी ट्रिक के साथ देख लेते हैं इसको। तो दोस्तों 31 नंबर पर जो पहला प्रश्न है जीव विज्ञान का इस वीडियो में, और टोटल 31 नंबर पर जो प्रश्न है विटामिन के आविष्कारक। अब दोस्तों विटामिन के आविष्कारक को किस तरीके से याद करेंगे ट्रिक के माध्यम से, आपका ट्रिक है ए में, बी में, सी हो, डी हो, ए में, बी में, सी हो, डी हो।
अब ए का मतलब होता है विटामिन ए, मै का मतलब होगा मैकुलन, बी का मतलब है विटामिन बी, मै का मतलब होता है मैकुलन, सी का मतलब है विटामिन सी और हो का मतलब है होलकट, और डी का मतलब है विटामिन डी और हा का मतलब है हापकिंस। तो दोस्तों इसका व्याख्या देख लेते हैं और ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा। विटामिन एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है, इनसे कोई कैलोरी नहीं प्राप्त होती है, परंतु ये शरीर के उपापचय मेटाबॉलिज्म में रासायनिक प्रतिक्रियाओं के नियम के लिए अत्यंत आवश्यक है। विटामिन का आविष्कार फंक ने सन 1911 ईस्वी में किया था। विटामिन ए तथा बी का आविष्कार मैकुलन ने किया था। विटामिन सी का आविष्कार होलकट ने तथा विटामिन डी का आविष्कार हॉपकिंस ने किया था। 32वां प्रश्न है और जीव विज्ञान का दूसरा प्रश्न है विटामिनों के रासायनिक नाम। अब दोस्तों विटामिनों के रासायनिक नाम को किस तरीके से याद करेंगे, इसका ट्रिक है आपका रथ एक टोफी है। रथ एक टोफी है। र से होगा रेटिनाल, थ से होगा थायमीन, ए से होगा एस्कार्बिक एसिड और क से होगा कैल्सीफेराल, टो से होगा टोकोफेराल, फी से होगा फिलोक्विनोन। तो दोस्तों है का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, बस याद करने के लिए इसको रखा गया है। रथ एक टोफी है, यानी कि रेटिनाल, थायमीन, एस्कार्बिक एसिड, कैल्सीफेराल, टोकोफेराल और फिलोक्विनिन, ये सब क्या है आपके विटामिनों के जो हैं वो रासायनिक नाम है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनाल है, विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कार्बिक एसिड है और विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेराल है। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेराल तथा विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनिन होता है। तीसरा प्रश्न है विटामिन बी का रासायनिक नाम। अब दोस्तों विटामिन बी का रासायनिक नाम किस तरीके से याद करेंगे, ट्रिक के साथ। बी थोड़ा पानी पर बसा है। बी थोड़ा पानी पर बसा है मतलब बी से आपका विटामिन बी, थ से आपका थायमीन, रा से आपका राइबोफ्लेविन, पा से आपका पेंटोथेनिक अम्ल, नी से आपका निकोटिनेमाइड या नियासिन, पर से आपका पायराडाक्सिन, ब से आपका बायोटीन और सा से आपका साइनोकाबालामीन है। जो यहाँ पर है कोई ट्रिक नहीं है, बस इसको याद करने के लिए रखा गया है। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम होता है थायमीन, विटामिन बी2 का रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन, विटामिन बी3 का रासायनिक नाम होता है पेंटोथेनिक अम्ल, विटामिन बी5 का रासायनिक नाम निकोटिनामाइड या नियासिन, विटामिन बी6 का रासायनिक नाम पायराडाक्सिन, विटामिन बी7 का रासायनिक नाम बायोटीन, विटामिन बी12 का रासायनिक नाम साइनोकाबालामीन है। तो दोस्तों इस प्रकार से विटामिन बी के जो रासायनिक नाम है उसको किस तरीके, चूँकि विटामिन बी जो है वो विटामिन 12 तक होता है, तो इन विटामिन 12 तक के सारे रासायनिक नाम मैंने आपको बता दिए। इस ट्रिक के माध्यम से बस आपको थोड़ा सा कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है। तीसरा प्रश्न है विटामिन की कमी से बीमारियां। तो दोस्तों विटामिन की कमी से बीमारियां जो होती हैं वो किस तरीके से होती हैं, उसका जो ट्रिक होता है एरबीबेसिस डिरीइबा के रक्त। एरबीबेसिस डिरीइबा के रक्त, यानी कि ए से आपका हो जाएगा विटामिन ए, र से हो जाएगा रतौंधी, यानी कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। विटामिन बी की कमी से बेरीबेरी, सी से आपका विटामिन सी और विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी, डी से आपका विटामिन डी और विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स, ई से आपका विटामिन ई और विटामिन ई की कमी से होता है आपका बांझपन, और विटामिन के की कमी से होता है रक्त जमने में कमी। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन बी की कमी से बेरीबेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, विटामिन ई की कमी से बांझपन और विटामिन के की कमी से रक्त जमने में दिक्कत होती है। यह जो होता है विटामिन की कमी से होने वाले रोग होते हैं। 35वां प्रश्न है तना वाले प्रमुख फसल। तो दोस्तों तना वाले जो प्रमुख फसल है वो उसको किस तरीके से याद करेंगे, उसका ट्रिक है हद कर दी आपने। हद कर दी आपने अगर याद कर लिया आपने तो तना वाले प्रमुख फसल आपको याद हो जाएंगे। ह से होता है हल्दी, कर से होता है केसर, दी से होता है अदरक और आ से होता है आलू और प से होता है प्याज और ने आपका यहाँ पर केवल जोड़ा गया है याद करने के लिए, इसका कोई मतलब नहीं है। तो तना वाले जो प्रमुख फसल होते हैं हल्दी, केसर, अदरक, आलू और प्याज, ये सब क्या है तना वाले प्रमुख फसल होते हैं। 36वां प्रश्न है भूमि के अंदर पाए जाने वाले प्रमुख तने। तो दोस्तों भूमि के अंदर पाए जाने वाले, जमीन के अंदर पाए जाने वाले प्रमुख तने कौन कौन से होते हैं, इसका ट्रिक होता है लहसुन पिया जल्दी आओ। लहसुन पिया जल्दी आओ, इसका ट्रिक है जो भूमि के अंदर यानी कि जमीन के अंदर पाए जाते हैं तने। पहला है आपका लहसुन, पिया आपका प्याज हो जाएगा, जल्दी आपका हल्दी हो जाएगा, आ से आपका आलू हो जाएगा, ओ से आपका ओल हो जाएगा।
तो लहसुन प्याज जल्दी आओ का मतलब हो जाएगा लहसुन प्याज हल्दी आलू और ओल। भूमि के अंदर पाए जाने वाले प्रमुख तने जो होते हैं वो लहसुन प्याज हल्दी आलू और ओल होते हैं। 33वां प्रश्न है झूठी मछली फॉल्स फिश। अब झूठी मछली को याद करने का ट्रिक क्या है? कैसीडे का रेस है। कै से कैटल फिश, सी से सिल्वर फिश, डे से डेविस फिश और का से क्राई फिश। रे से आपका रेजर फिश, सौ से आपका स्टार फिश और है से आपका हे फिश। तो दोस्तों ये टोटल फिश हैं आपके याद करने के। कुछ प्रमुख झूठी मछली जो होती है फॉल्स फिश होती है वो आपके कैटल फिश, सिल्वर फिश, डेविल फिश, क्राई फिश, रेजर फिश और स्टार फिश और हे फिश होती है। 38 नंबर पर जो प्रश्न है जीवाणु या बैक्टीरिया से होने वाले रोग। तो दोस्तों जीवाणु या बैक्टीरिया से होने वाले रोग का ट्रिक क्या है याद करने का? डीप सिटी का कुटिन गोच है। डीप सिटी का कुटिन गोच है यानी डी से आपका डिप्थीरिया, प से आपका प्लेग, सी से आपका सिफिलिस, टी से आपका टिटनेस, का से आपका काली खांसी, कु से आपका कुष्ठ रोग, ट से आपका टाइफाइड, नी से आपका निमोनिया, गो से आपका गोनोरिया, छ से आपका क्षय और है से आपका हैजा। तो दोस्तों ये जीवाणुओं से होने वाले रोग होते हैं और इनको किस तरीके से याद करेंगे जैसे देख लीजिए ट्रिक मैंने पहले बताया है। जीवाणुओं से होने वाले जो रोग होते हैं उनमें प्रभावित अंग होता है डिप्थीरिया से आपका श्वास नली जो होता है वो खराब होता है, प्लेग से आपका फेफड़ा, सिफिलिस से शिश्न और टिटनेस से तंत्रिका तंत्र, काली खांसी से श्वसन तंत्र, कुष्ठ या कोढ़ से त्वचा, टाइफाइड से आंत और निमोनिया से फेफड़ा और गोनोरिया से मूत्रमार्ग, क्षय से फेफड़ा और हैजा से आंत खराब होता है। ये आपका सारे के सारे बैक्टीरिया से होने वाले रोग होते हैं। अब दोस्तों विषाणु यानी कि वायरस से होने वाले रोग कौन कौन से हैं उसको देख लेते हैं ट्रिक के माध्यम से। डे चेपोई गच्छो खट्रे हीम हरे। डे से आपका डेंगू ज्वर, ए से आपका एड्स, चे से आपका चेचक, पो से आपका पोलियो, ई से आपका इन्फ्लुएंजिया, ग से आपका गलसोंथ, छो से आपका छोटी माता, ख से आपका खसरा, ट्रे से आपका ट्रेकोमा, ही से आपका हिपेटाइटिस, में से आपका मेनिंजाइटिस, ह से आपका हर्पिस और रे से आपका रेबीज। ये सब सारे जो आपके बीमारी है ये सब वायरस यानी कि विषाणुओं से फैलते हैं। अब विषाणु इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या विषाणुओं से जो रोग होते हैं उनमें प्रमुख रोग जो होते हैं आपका उसमें जो प्रभावित अंग होता है एड्स से आपका प्रतिरक्षा तंत्र खराब होता है जिसमें WBC कमज़ोर हो जाती है, और डेंगू ज्वर या हड्डी तोड़ बुखार जो होता है वो पूरे संपूर्ण शरीर में होता है। पोलियो से आपका गला रीढ़ नाड़ी संस्थान जो खराब होता है। इन्फ्लुएंजा पूरे शरीर में होता है। चेचक आपका पूरे शरीर में होगा। छोटी माता पूरे शरीर में होगा। गलसोंत आपका पैराथायराइड ग्रंथि में होता है। खसरा आपका पूरे शरीर में होगा। ट्रेकोमा आँख में होता है। हिपेटाइटिस या पीलिया आपका लीवर यकृत में होता है। रेबीज आपका तंत्रिका तंत्र में होता है। हर्पीस आपका त्वचा में होगा और मेनिंजाइटिस आपका मस्तिष्क में होता है। तो दोस्तों इस प्रकार से ये आपका विषाणुओं से होने वाले सारे बीमारी थे। 40वां प्रश्न है परजीवी या प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। तो दोस्तों परजीवी या प्रोटोजोआ से जो होने वाले रोग है उसको किस तरीके से याद करेंगे ट्रिक के साथ। काम पे सौंप। काम पे सौंप का मतलब क्या होगा? का से आपका कालाजार, मौ से आपका मलेरिया, पे से आपका पेनिस, सौ से आपका सोने की बीमारी, प से आपका पायरिया। तो दोस्तों ये जो बीमारी है आपका ये सब के सब जो होते हैं वो आपके परजीवी या प्रोटोजोआ से होते हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। प्रोटोजोआ से होने वाले जो कुछ प्रमुख रोग होते हैं उससे प्रभावित अंग क्या क्या होता है। कालाजार जो होता है वो अस्थि मज्जा में होता है। मलेरिया जो होता है आपका तिल्ली RBC को कमज़ोर करता है। पेचिस आंत में होता है। और सोने की जो बीमारी है ये आपका मस्तिष्क में होगा। और पायरिया आपका मसूड़ों में होता है। तो दोस्तों ये सब सारी बीमारियां जो होती है आपका ये प्रोटोजोआ से होती हैं। 41वां प्रश्न है कवक या फंगस से होने वाले रोग। तो दोस्तों कवक या फंगस से जो होने वाले रोग होते हैं उनका ट्रिक होता है ए दाद खाग। ए दाद खाग का मतलब क्या होगा? ए से आपका एथलीट फूट, दा से आपका दाद, द से आपका दमा, ख से आपका खाज और ग से आपका गंजापन। ये जो रोग है आपके ये फंगस यानी कि कवक के लगने से होती हैं। कवक या फफूंद जो फंगस होते हैं उनसे एथलीट फूट, दाद, दमा, खाज और गंजापन यानी कि जो सर पे बाल होते हैं वो गायब होने लगते हैं वो किसके वजह से होते हैं? वो कवक यानी कि फंगस के लगने के वजह से होते हैं। 42वां प्रश्न है हेमिल्थस द्वारा होने वाले रोग। तो दोस्तों हेलिमंथस के द्वारा जो रोग होते हैं उसका ट्रिक है अतिफाइल। अति मतलब अतिसार, फाइल का मतलब फाइलेरिया, यानी कि हेलिमंथस के द्वारा जो रोग होते हैं वो आपका अतिसार होता है और फाइलेरिया होता है। और हेलिमंथस द्वारा होने वाले जो रोग होते हैं इसमें अतिसार या डायरिया जिसको बोलते हैं, और फाइलेरिया जो होता है आप सभी जानते हैं किस तरीके से होता है। दोस्तों 43वां प्रश्न है अनुवांशिक रोग। अब दोस्तों अनुवांशिक रोग को याद करने का ट्रिक क्या है? ट्रिक है वही पटक्लीडा। वही पटक्लीडा का मतलब व से आपका वर्णांधता, ही से आपका हीमोफीलिया,
प से आपका पटाऊ सिंड्रोम, से आपका टर्नर सिंड्रोम, क्ली से आपका क्लीनफेल्टर सिंड्रोम और ड से आपका डाउन सिंड्रोम। ये जितनी बीमारियां हैं ये अनुवांशिक होते हैं, यानी कि अगर पिता को, बाबा को, परदादा को, दादा को अगर ये रोग हुआ है तो हो सकता है कि आपको भी ये रोग हो। भगवान न करे किसी को रोग हो, लेकिन ये मैं पढ़ा रहा हूँ तो आपको बता रहा हूँ कि अगर किसी के दादा परदादा को अगर ये सब सारे रोग में किसी कोई भी एक रोग हुआ हो, जैसे वर्णांधता है, हीमोफीलिया है, पटाऊ सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम है, क्लीनफेल्टर सिंड्रोम है, डाउन सिंड्रोम है, ये अगर बीमारी है तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी अनुवांशिक होता है और ये पीढ़ी दर पीढ़ी ये ट्रांसफ़र होता रहता है आने वाली पीढ़ियों में। इसकी व्याख्या देख लीजिए। मनुष्यों में होने वाले कुछ प्रमुख अनुवांशिक रोग होते हैं, जैसे कि वर्णांधता। वर्णांधता का मतलब होता है कलर ब्लाइंडनेस, यानी कि कलर ब्लाइंडनेस किसको होता है, जिसको कि लाल और हरे में पता नहीं होता है। हीमोफीलिया जो होता है ये पटाऊ सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लीनफेल्टर सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम, ये सब की सब जो बीमारी होती है ये सब क्या है, अनुवांशिक रोग होता है। ये बीमारी जन्मजात मिलता है अपने पैतृक लोगों के द्वारा, दादा परदादा से ये रोग ट्रांसफ़र होता रहता है। 44 नंबर पर जो प्रश्न है, कैंसर रोग के प्रकार। तो दोस्तों कैंसर रोग के किस प्रकार होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, उसका ट्रिक क्या है। काली साली, काली साली का मतलब क्या है, का से कार्सिनोमास, ली से आपका लिम्फोमास, सा से आपका सार्कोमास और ली से आपका ल्यूकोमियास। तो दोस्तों कार्सिनोमास, लिम्फोमास, सार्कोमास और ल्यूकीमियास जो है काली साली, ये आपका कैंसर रोग के प्रकार होते हैं। इतने प्रकार के कैंसर होते हैं। मनुष्य के शरीर के किसी भी अंग में त्वचा से लेकर अस्थि तक यदि कोशिका वृद्धि अनियंत्रित हो तो इसके परिणाम स्वरूप कोशिकाओं में अनियमित गुच्छा बन जाता है। इन अनियमित कोशिकाओं के गुच्छे को कैंसर कहते हैं। कैंसर मुख्यतः जो होता है वो 4 प्रकार के होते हैं, कार्सिनोमास, लिम्फोमास, सार्कोमास और ल्यूकीमियास। 45वां प्रश्न है, प्रोटीन के प्रकार। अब दोस्तों प्रोटीन के प्रकार कितने होते हैं, इसका ट्रिक है सावस। सावस मतलब क्या होगा, स से आपका संयुग्मी प्रोटीन, व से आपका व्युत्पन्न प्रोटीन और स से आपका सरल प्रोटीन। यानी कि प्रोटीन आपका टोटल 3 प्रकार का होता है, संयुग्मी प्रोटीन, व्युत्पन्न प्रोटीन और सरल प्रोटीन। इसका क्या होगा, सावस। प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जे बर्जीलियस ने किया था। यह एक जटिल कार्बनिक यौग है जो 20 अमीनो अम्लों से मिलकर बनता है। ऊर्जा उत्पादन एवं शरीर की मरम्मत दोनों कार्यों के लिए प्रोटीन उत्तरदायी होता है। प्रोटीन मुख्यतः 3 प्रकार का होता है, संयुग्मी प्रोटीन, व्युत्पन्न प्रोटीन और सरल प्रोटीन। 46वां प्रश्न है, थायरॉक्सिन की कमी से होने वाले रोग। तो दोस्तों थायरॉक्सिन की कमी से जो होने वाले रोग होते हैं उसमें क्या है, मेघहज। मेघहज का मतलब क्या होगा, ये ट्रिक है आपका याद करने का। मे से आपका मिक्सडमा, घ से आपका घेंघा, ह से आपका हाइपोथायराइडिज्म और ज से आपका जड़ मानवता। तो दोस्तों ये आपका थायरॉक्सिन की कमी से होने वाले रोग हैं। इसमें क्या होता है, थायरॉक्सिन की कमी से जो मानव शरीर में होने वाले जो कुछ रोग होते हैं, इसमें मिक्सिडमा जो होता है, घेंघा होता है, हाइपोथायराइडिज्म होता है, जड़ मानवता होता है। थायरॉक्सिन की अधिक से टॉक्सिक ग्वाइटर तथा एक्स्थोमेपिलिया रोग होता है। ये सब सारे के सारे रोग थायरॉक्सिन की कमी से होते हैं शरीर में। 47वां प्रश्न है, जड़ वाले प्रमुख सब्जियां। अब दोस्तों जड़ वाले जो प्रमुख सब्जियां होती हैं उनको कैसे याद करेंगे, ट्रिक के माध्यम से। मूंगा चूस, मूंगा चूस का मतलब क्या होगा, मुंह से आपका मूली, गा से आपका गाजर, चू से आपका चुकंदर और श से आपका शलजम। ये मूंगा चूस जो है आपका ये जड़ वाले प्रमुख सब्जियां हैं, जो कि इनकी जड़ें जो होती हैं वो सब्जी के रूप में ली जाती हैं। 48वां प्रश्न है, वास्तविक फल। अब वास्तविक फल को कैसे याद करेंगे, आबाम अटक मीख। आबाम अटक मीख इसका ट्रिक है, आ से आपका आम, बा से आपका बादाम, मौ से आपका मक्का, ओ से आपका अंगूर, टो से आपका टमाटर, को से आपका केला, मी से आपका हरी मिर्च, खो से आपका खीरा। ये क्या है, वास्तविक फल है। आबाम अटक मीख। ये कुछ फल केवल अंडाशय ओवरी से विकसित होते हैं और उन्हें यथार्थ या वास्तविक फल ट्रू फ्रूट कहते हैं। जैसे कि आम है, बादाम है, मक्का है, अंगूर है, टमाटर है, केला है, हरी मिर्च है और खीरा है। ये क्या है, वास्तविक फल है, यानी कि ये केवल अंडाशय से ही विकसित होते हैं, केवल ओवरी से ही विकसित होते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, ये वास्तविक फल या ट्रू फ्रूट इनको कहते हैं। 49वां प्रश्न है, असत्य फल। यानी कि अभी इसके पहले मैंने आपको वास्तविक यानी कि ट्रू फ्रूट बताया, अब आपका फाल्स फ्रूट बताते हैं। इसका ट्रिक क्या है, सेक। से सेब, क से कटहल। यानी कि ये कैसे होता है, कुछ फलों के निर्माण में बाह्य दलपुंज या पुष्पासन आदि भाग लेते हैं। ऐसे फलों को असत्य फल या फाल्स फ्रूट कहते हैं, जैसे सेब और कटहल। ये जो क्या होता है, इसमें दलपुंज, बाह्य दलपुंज जब तक शामिल नहीं हो तब तक ये फल अपने आप निर्माण नहीं होगा, इसलिए इसको फाल्स फ्रूट या असत्य फल कहते हैं। 50वां और आखिरी प्रश्न होगा इस वीडियो का, और बायोलॉजी का भी आखिरी प्रश्न होगा, कोशिका विभाजन। तो दोस्तों कोशिका विभाजन को कैसे याद करेंगे, ट्रिक के साथ। अर्ध असम,
अर्ध असम का मतलब क्या होगा? अर्ध मतलब अर्धसूत्री विभाजन, अ का मतलब असूत्री विभाजन और सम का मतलब समसूत्री विभाजन। यानी कि कोशिका का जो इनके सेल डिवीजन जो होता है, कोशिका का जो विभाजन होता है वो 3 प्रकार से होता है। पहला अर्धसूत्री विभाजन, दूसरा असूत्री विभाजन, तीसरा समसूत्री विभाजन। अब इसकी व्याख्या देख लीजिए और अधिक स्पष्ट हो जाएगा। कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम 1855 ईस्वी में विरचाऊ ने खोजा। कोशिका का विभाजन मुख्यतः 3 प्रकार से होता है। असूत्री विभाजन जिसको कि एमाइटोसिस कहते हैं, समसूत्री विभाजन जिसको माइटोसिस कहते हैं, और तीसरा होता है अर्धसूत्री विभाजन जिसको कि मियोसिस कहते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका कोशिका का विभाजन जो होता है वो टोटल 3 प्रकार से होता है और ट्रिक होता है अर्ध असम। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका टोटल 50 प्रश्न इस वीडियो में हमने शामिल किया था और वो भी जीएस के बहुत ही महत्वपूर्ण 50 प्रश्न शामिल किए गए थे। और ये सभी प्रश्न जो है आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से लिए गए थे, यानी कि भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान से लिए गए थे। और दोस्तों ये सारे के सारे प्रश्न आपके बहुत ही सिंपल और साधारण ट्रिक के माध्यम से बताए गए हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आपको ट्रिक एक बार दिमाग में आ जाएगा तो आजीवन आपको कभी भी ये प्रश्न भूलेंगे नहीं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि आपको ऑल हिट एग्जाम चैनल पर सभी प्रकार की कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी बहुत ही सिंपल और सरल भाषा हिंदी भाषा में कराई जाती है। तो दोस्तों मिलते हैं एक और ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।